Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about Article 1 to 51. It includes four parts. Part 1 that includes the Union and its territories. Part 2 includes the citizenship. Part 3 includes the fundamental rights and Part 4 includes the TPSPs. So in this video, we are going to discuss them one by one. सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सेट ऑफ आर्टिकल्स को तासीफ 14 से याद करेंगे। अब कैसे तासीफ 14 से हम याद करेंगे, तो शुरुआत में सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के अंदर टेरिटरीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे भारत को जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बताया गया है और हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं लिखा जैसे यूएसए का है? क्योंकि भारत की जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। भारत को ही विभिन्न राज्यों के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो सके। यहाँ पर स्टेट्स जो हैं स्वतंत्र नहीं हैं, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब किया है। अब देखिए टेरिटरीज़, कौन कौन सी टेरिटरीज़ हैं। सबसे पहले टेरिटरीज़ ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़ एंड टेरिटरीज़ जो गवर्नमेंट में एक्वायर करी हैं बाद में, जैसे कि पुडुचेरी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पुडुचेरी फ्रेंच के अधीन था। उस टाइम पे पुडुचेरी को आज़ादी नहीं मिली थी। पुडुचेरी को बाद में इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया था जब वो फ्रेंच से आज़ाद हो गए थे। तो यह इस पोर्शन में आता है आर्टिकल 1 में। फिर आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में ए से आता है एडमिट। ये एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। हम किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकते हैं या उसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि सिक्किम। आर्टिकल 2A में सिक्किम आता है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं था, वह इंडिपेंडेंट हुआ करता था। तो उस टाइम पे सिक्किम जो है एक भारत का पार्ट नहीं था। तो देखिए अब हुआ क्या। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत जो है सिक्किम ने इच्छा जाहिर की कि वो भारत के साथ करीबी संबंध बनाना चाहता है। तो इस वजह से 35th अमेंडमेंट एक्ट 1970 भारत का स्टेट नहीं बना है, बल्कि वह उसका एक एसोसिएटेड स्टेट बना है। यानी कि भारत जो है वो सिक्किम की रक्षा करेगा। उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि सिक्किम जो है भारत का ही पार्ट है, लेकिन वह उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं बना है और यहाँ पर अभी भी चौगियाल रूलर का ही राज है। अब आते हैं नेक्स्ट 36 अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत सिक्किम जो है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। 35th अमेंडमेंट तहत के एसोसिएटेड पार्ट एंड 36 के तहत जो है इंटीग्रल पार्ट बना। यहाँ पर जो है चौगियाल रूलर का राज जो है वो ख़त्म हो जाता है और सिक्किम जो है बाकी स्टेटों की तरह भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्री की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि हरियाणा का फॉर्मेशन फ्रॉम पंजाब एंड तेलंगाना फॉर्मेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 कहता है जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो हैं लॉज बनेंगे वो फर्स्ट और 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट से ही बन सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा गया है और इसका कोड से हम कैसे याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने तासीफ 14 से क्या चीज़ें याद करी देखते हैं। टेरिटरीज़ आर्टिकल 1, टी से, ए से एडमिट आर्टिकल 2, सिक्किम आर्टिकल 2A से एंड एफ से हमने याद करा फॉर्मेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब देखिए ये जो 14 है यहाँ पर वे क्या बता रहा है। यह बता रहा है कि जो भी लॉज आर्टिकल 2 और 3 के अंडर बनेंगे वो सारे के सारे आर्टिकल्स 1st और 4th शेड्यूल की
अमेंडमेंट से ही बनेंगे। तो यह बताता है आर्टिकल 4। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 को, जिसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 आते हैं, यानी यूनियन और इट्स टेरिटरीज को अच्छे से याद कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। इस पार्ट को हम अब कैसे याद करेंगे? इस पार्ट को हम सिंपल वर्ड डोमरो क्रॉल से याद कर सकते हैं। यहाँ पर अब ये कैसे याद करेंगे उस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है आर्टिकल 5 उन लोगों के बारे में डिस्कस करता है, उनकी सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करता है जिनके पास डोमिसाइल है इंडिया का, भारत की इंडिपेंडेंस के। देन आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 जो है, जो लोग माइग्रेट करे हैं इंडिया को, उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करता है। तो आर्टिकल 6 के अंदर जो लोग, जैसे पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हैं, उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 अब क्या है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन दोबारा भारत आ गए हैं, वापस रिटर्न कर गए हैं, उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है आर्टिकल 7 में। तो अब देखिए आर्टिकल 7 के अंदर जो है, जो पाकिस्तान चले गए थे वापस आ गए हैं। आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से ही भारत आए हैं। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 के अंदर आते हैं OCI कार्ड होल्डर्स, मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो होते हैं जो जिनके पास भारत की नागरिकता तो है पर वह दूसरे देश में रह रहे हैं, सो OCI। अब आते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 कहता है अगर किसी इंसान ने वॉलेंट्रली अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है तो वो इंसान भारत का सिटीज़न नहीं रहेगा, मतलब उसकी भारत की सिटीजनशिप जो है वो रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आप एक बार भारत के सिटीज़न बन गए तो आपके राइट्स जो हैं, आपकी सिटीजनशिप वो कंटिन्यू रखी जाती है। अगर आपने एक बार सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो वह तब तक रहती है जब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर जाते हो पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 11 की तरफ। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह लॉज बना सकती है कि किन केसेस में भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप को प्राप्त किया जा सकता है या किन केसेस में वह टर्मिनेट हो सकती है। यहाँ पर हम एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ेंगे RTD का। RTD होता है रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। रिनंसिएशन का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति यह डिक्लेयर करता है कि वह भारत की नागरिकता को रिनाउंस कर रहा है तो उस बात का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी नागरिकता, मतलब भारत की नागरिकता जो है वह रद्द हो जाती है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे देश की नागरिकता को एक्वायर कर लेता है तो उन केसेस में भी उसकी भारत की सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी जाती है या रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन का मतलब यहाँ पर है कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। यह कब कब हो सकता है? यह तब होता है जब आपने भारत की नागरिकता एक फ्रॉड से प्राप्त की हो या आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ डिसलॉयल्टी शो की हो या आप किसी एनिमी के साथ अनलॉफुल बिजनेस चला रहे हैं या आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर ही किसी दूसरी कंट्री में आपको 2 साल की सज़ा हो जाती है या इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो उन केसेस में भी आपकी भारत की नागरिकता जो है वह रद्द कर दी जाती है। तो आई थिंक अब आप रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन का पूरा मीनिंग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम फर्दर आगे बढ़ते। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने कोडवर्ड पढ़ा है उससे हमें यह आर्टिकल्स कैसे याद हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था डोमरो क्रोल, DOMROCRAL।
तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 5 के अंदर डोमिसाइल वर्ड है, तो DO से हमने जो पढ़ा है वो है डोमिसाइल। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल 6 के अंदर माइग्रेटेड वर्ड है जो कि M से बना है। डोमरो में जो M आता है उससे हमने पढ़ा है यहाँ पर माइग्रेशन। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न में R जो आता है डोमरो में वो शो करता है आर्टिकल 7 को। यहाँ अपनी रिटर्न जो हुए हैं लोग। O से फिर हम पढ़ते हैं OCI। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमें यह 4 आर्टिकल्स डोमरो शब्द से इजीली याद हो गए हैं। तो चलिए अब हम क्रॉल पे पढ़ते हैं, क्रॉल से हमें क्या याद। अब देखते हैं क्रॉल वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। C वर्ड रिप्रेजेंट करता है सिटीजनशिप को। आर्टिकल 10 के अंदर जो R वर्ड है वो राइट्स को रिप्रेजेंट करता है जो क्रॉल के R वर्ड में आता है। देन अगर हम बात करें L से बनता है आर्टिकल 11 के अंदर लॉज जो पार्लियामेंट बनाता है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्रॉल का C वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिटीजनशिप को। कौन से सिटीजनशिप को? जिन लोगों ने फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है उन केसेस के अंदर उनकी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल 9 जो C से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर। आर्टिकल 10 जो है राइट्स के बारे में बात करता है सिटीजन्स की, तो उनके बारे में है आर्टिकल 10। एंड L जो होता है रिप्रेजेंट करता है लॉज को। लॉज वो जो पार्लियामेंट बनाता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सिटीजनशिप। सो डोमरो क्रॉल वर्ड से हमने जो है पूरे के पूरे आर्टिकल 5 से 11 जो है आर्टिकल्स को हमने डोमरो क्रॉल वर्ड से याद कर लिया है। नाउ लेट अस कम टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब हमारे मूलभूत अधिकार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 हर एक आर्टिकल के बारे में ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को हम ई पाउट वर्ड से याद करेंगे। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ई वर्ड है वो दिखाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। P दिखाता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स एंड कास्ट। O दिखाता है अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर एक इंसान को। U से दिखाता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से आपको छुआछूत का अंत होना। आर्टिकल 17 बताता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है कि कोई भी इंसान हेरिडिटरी टाइटल्स जो है वो नहीं रख सकता एक्सेप्ट जो टाइटल्स जो हैं गवर्नमेंट देगी उनकी क्षमताओं के आधार पर। एक्सेप्ट दैट कोई भी इंसान जो है अब टाइटल्स को नहीं रख पाएगा, जैसे रायज़ादा, रायगढ़, वो सारे टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 18 के तहत, ताकि कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर फील ना कर सके, सभी के अंदर एक सद्भावना की भावना जनरेट हो पाए। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। इसको हम सिंपल वर्ड फ्लेक्स से याद करेंगे। आर्टिकल 19 से 22 जो है इसके अंदर आते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 19 को कैसे याद करेंगे, इसमें फ्रीडम की बात करता है। तो समर को जो है वो फ्रीडम मिली है कि वो किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, F समर P। तो यहाँ का मतलब क्या है कि समर को फ्रीडम मिली है कि वो कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है, जा सकता है। तो F से फ्रीडम, S से हम यहाँ पे बोलेंगे स्पीच, A से असेंबल, M से A से एसोसिएशन, M से मूवमेंट, R से रेजिडेंस एंड P से प्रोफेशन। तो हमने F समर प्रोफेशन से जो है याद कर लिया कि आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम किस किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किस किस चीज़ की हमें फ्रीडम मिलती है। तो आर्टिकल 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार इनको पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फ्रीडम्स जो हैं आर्टिकल 19 के अंडर हमें मिलती हैं, तो हम इससे सिंपली याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे F वर्ड से फ्रीडम आता है, उसे हमने इजीली याद कर लिया, आर्टिकल 19 हो गया याद। अब आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो देखिए आर्टिकल 20 के अंदर जो O वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफेंस को। आर्टिकल 20 के अंदर जो O वर्ड है
वो रिप्रेजेंट करता है ऑफेंस को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस जो है आर्टिकल 20 कहता है, इन सर्टेन केसेस की बात करता है यहाँ पर। वो हमेशा ही नहीं, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस आर्टिकल 20 के अंदर दिया है। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के अंदर जो है यही इस आर्टिकल 21 बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, कि हम सभी को जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ के अंडर ही राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू मैरिज आता है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राइट टू मैरिज एंड राइट टू प्राइवेसी हमारे कौन से फंडामेंटल राइट या कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, तो दैट इज़ आर्टिकल 21। देन कम्स आर्टिकल 21A। 21A जो होता है वो एजुकेशन की बात करते हैं। कौन सी एजुकेशन की? एलिमेंट्री एजुकेशन की, कि हर इंसान को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, यह उसका मूलभूत अधिकार है। 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 21A को ऐड किया गया था। फिर अब हम देखें आर्टिकल 22C। आर्टिकल 22C क्या कहता है? आर्टिकल 22C कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22C जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्टेन केसेस। यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है सर्टेन केसेस को, और यहाँ पे हम डिटेंशन की बात करें, डिटेंशन मतलब अरेस्ट की बात कर रहे हैं, जेल में डाल देना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डिटेंशन। लेट अस नाउ कम टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको हम TC से याद करेंगे। यहाँ पर TC जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेक केयर, 23 और 24 आर्टिकल्स जो हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 एग्जैक्टली होते क्या हैं और TC से हम इसे कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो T वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आर्टिकल 23 के अंदर जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी। इसके अंदर ही फोर्स लेबर और बेगार भी आता है। बेगारी सिस्टम मतलब अगर आप किसी को काम करवा रहे हैं, आप उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, एंड फोर्स लेबर या कम वेतन दे रहे हैं, तो उस केस में बेगारी, दैट इज़ कॉल्ड बेगारी सिस्टम। फोर्स लेबर अगर आपको ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। आर्टिकल 24 आता है चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर की आप किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते अनटिल एंड अनलेस वो जो है एक अडल्ट एज को अटेन कर सके। तो इसलिए आर्टिकल 24 जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। सो दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस। नेक्स्ट सेट है दैट इज़ राइट टू रिलीजन। इसको हम PM 10 से याद करेंगे। इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। 25 से 28 आर्टिकल्स जो हैं PM 10 वर्ड से हम याद कर सकते हैं। तो चलिए कैसे याद करना है अब हम उन्हें समझते हैं। देखिए आर्टिकल 25 के अंदर वर्ड जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे PM 10 के P को, एंड यहाँ पे है प्रोफेस, कि हर एक पर्सन के पास अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है। आर्टिकल 26 बात करता है मैनेजिंग ऑफ रिलीजन, कि वो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है उसके पास यह अधिकार है कि वो उस रिलीजन को अपने तरीके से मैनेज कर सकता है, या फिर जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं वो उनको कर सकता है। दैट इज़ अप टू हिम, दैट इज़ हिज फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कहता है कि जो टैक्सेस हैं कि वो इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस, ताकि जो है उनके रिलीजन का प्रोपेगेशन कुछ हद तक हो सके। आर्टिकल 28 कहता है इंस्टीट्यूट्स। आर्टिकल 28 कहता है कि हर एक रिलीजन के पर्सन के पास अधिकार है कि वह अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट को स्थापित कर सके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट राइट टू रिलीजन। नेक्स्ट सेट में हम आते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। इसको हम मी से याद करेंगे। मी में क्या है? आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 आते हैं। आर्टिकल 29 को और 30 को हम मी वर्ड से सिंपल से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 29 के अंदर आता है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ अगर कहीं भी वर्ड आपको दिख जाता है तो दैट इज़ अबाउट आर्टिकल 29, दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 30 कहता है कि हमें जो है माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है कि वह अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश कर सकते। Let us now come to Article 31. Article 31 was omitted from the Constitution
by 44th Amendment Act 1978. Article 31 was about the property. Article 32 कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या आपका कोई भी मूलभूत अधिकार जो है वह वायलेट होता है, तो उन केसेस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो विदाउट मूविंग टू हाई कोर्ट फर्स्ट। कि लोअर कोर्ट्स में जाते हैं पहले हम, उसके बाद हाई कोर्ट्स में जाते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट आते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो